गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऋग्वेद। क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था कि आर्य कौन थे, उनका मूल निवास स्थान का क्या था। 3 थ्योरियाँ थी। बाहर से आए थे तो सेंट्रल एशिया एक थ्योरी थी। दूसरा भारत के ही थे, वो दूसरी थियोरी थी। और तीसरा ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आए थे, विशेष रूप से मध्य एशिया से। तो ये तीनों थ्योरियां हमने देखा और विभिन्न लोगों की मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि मूल रूप से ये आर्य सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। आज हम पढ़ेंगे आर्यों के भारत में बसने के बारे में और उनके सामाजिक जीवन में। सर्वप्रथम देखते हैं ऋग्वेद काल के सोर्स क्या थे। सोर्स के रूप में पाते हैं कि ऋग्वेद का मुख्य स्रोत था ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल है। मंडल का मतलब होता है चैप्टर्स, यानी कि 10 चैप्टर में बटे हुए थे और 1028 हिम्स यानी कि सूत्र थे। दूसरा से लेकर 7वां तक पहले लिखा गया था, बाद में पहला, फिर 9वां और अंत में 10वां, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। ये काल के दृष्टिकोण से 1500 से 1200 बीसी ईसा पूर्व तक माना जाता है। और क्षेत्र के दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि ये सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु मतलब, सिंधु का मतलब नदी भी होता है, सिंधु का मतलब सागर भी होता है, लेकिन यहाँ सिंधु का मतलब हम नदी से लेते हैं। ये नदियां 7 नदियां थी, सिंधु, झेलम, रावण, सतलज, ब्यास और चिनाब। सिंधु को ऋग्वेद में सिंधु कहा गया है, रावी को परसनी, सतलज को सुतुद्री, व्यास को विपाशा और झेलम को वितस्ता। इनके अलावा गंगा का भी जिक्र आता है, लेकिन 1 बार। यमुना का जिक्र आता है 3 बार, लेकिन इनमें जो सबसे पवित्र नदी है उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती नदी की काफी महिमा की गई है। नदी तमे, देवी तमे, और नदियों में सर्वश्रेष्ठ, देवियों में सर्वश्रेष्ठ जैसे संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। इसे मातृ का दर्जा भी किया गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बैठकर ऋषियों ने तप किया और सिंधु नदी से इनको काफी फायदा हुआ। कृषि कार्य में फायदा हुआ, जल के लिए फायदा हुआ, तो और बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते कि ये थे कौन। ये वास्तव में जनजाति लोग थे, ट्राइबल लोग थे। इन ट्राइबलों के अलग अलग नाम थे। फस, तुर्वसु, यदु, द्रह्यु, अनुस, भरत, पुरु, ये तमाम नाम इन ट्राइबल्स के थे। लेकिन इनमें 5 मशहूर थे, जिसे पंच जना कहा गया। पंच मतलब 5 और जना यानी कि भरत, अनुस, मत्स्य, द्रह्यु, यदु, पुरु, ये प्रोमिनेंट थे। ऐसा कहा जाता है कि सुदास नामक एक राजा था, जो एक शक्तिशाली राजा था, और इस राजा के विरुद्ध विश्वामित्र ऋषि, जिसे तिरस्कार के झेलना पड़ा था, उन्होंने विश्वामित्र के निर्देशन पर 10 राजाओं ने एक संघ बनाया और उस संघ बना करके इस राजा यानी सुदास के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। सुदास भरतवंशी थे। इनमें 10 राजाओं के जो युद्ध हुआ वो परस्मय यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ। भरत की विजय हुई, भरत वंश की विजय हुई। लेकिन कालांतर में विरोधियों में सबसे महत्वपूर्ण थे पुरु, और भरत और पुरु में बाद में एकता हो गई और उन्होंने एक कुरु नया वंश की स्थापना की।
और बाद में इसी कुरु के नाम पर हम आगे देखते हैं कुरुवंशी का। तो चलिए हम आगे चलते हैं। वैदिक पुराणों में पुरु के साथ साथ एक और चीज मिलता है कि कृवि वंश का जिक्र आता है, जो उत्तर वैदिक काल में है, और वो एक और ट्राइब के साथ मिलकर के पांचाल बनाते हैं, जो कि यमुना के पूर्वी तट पर है। इनके जहां तक सामाजिक जीवन की बात होती है तो हम पाते हैं कि यूं तो पितृसत्तात्मक परिवार था। मातृ पितृ पितामही पिता महा, यानी कि दादा दादी माता पिता सभी साथ में रहते थे। पुत्र और पुत्री का वर्णन मिलता है। पुत्र को भ्रातृ भी कहा गया। भ्रातृ का मतलब होता है भरण करने वाला। परिवार का पिता के बाद भरण करने वाला वही होता है, बहन का संरक्षक वही होता है। पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही सबसे बड़ा उत्तरदायी व्यक्ति माना जाता था, और नालायक बच्चों को प्रताड़ित करने का भी हमें प्रमाण मिलता है वैदिक में भी, और उसे प्रताड़न शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है। गलत कार्य करने पर पुत्रों को डांटा भी जाता था। महिलाओं का पूरा सम्मान था। घर की स्त्री को गृह पत्नी की उपमा दी गई है। घर की स्त्री को अग्नि की उपमा दी गई है। अग्नि की तरह वह परिवार के सदस्यों को खबरदार करती है। अग्नि की तरह वह भोजन बना करके देती है। अग्नि की तरह वह यज्ञ की आहुति देने के लिए यज्ञ वेदिका में प्रज्वलित होती है, जिसे समिधा कहा गया है। तो उनका काफी सम्मान था। वो सबसे पहले उठती थी और घर के सारे कार्य को निपटारा करती थी। समाज फ्री था, फ्री मिक्सिंग सोसाइटी था, और सभी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। परिवार में सामान्यतः एक विवाह होता था, लेकिन पुरोहित वर्ग या बड़े जो उच्च वर्ग के समृद्धि प्राप्त वर्ग थे, उनमें 2 से 3 शादियों का भी प्रमाण मिलता है। शादी विवाह सामान्यतः एक होता था, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता थी अपनी इच्छानुसार अपने होने वाली पत्नी या होने वाले पति का वरण करने के लिए वो चुनाव कर सकती थी। जो नहीं कर पाती थी, माता पिता उनका चुनाव करके उनकी शादी विवाह कर देते थे। शादी के वक्त एक फंक्शन होता था जिसमें हेल मेल रहने की सलाह दी जाती थी और आशीर्वाद दिया जाता था, और कहा जाता था कि तुम अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ सुख से रहो, घर के अन्य सदस्यों का सुख की देखभाल करो। पर्दा सिस्टम नहीं था। जो कालांतर में पर्दा सिस्टम समाज में आया वह ऋग्वेद काल में नहीं था। और सामान्यतः उन्हें ज्ञान भी दिया जाता था। उन्हें ज्ञान देने के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं था। वे ताना बाना बोलती थी, घर के भी कार्य करती थी। कुछ विद्वान यानी विदुषियों का भी हमें जिक्र मिलता है, जैसे घोषा, लोपा, मुद्रा, विस्पला, मैत्रेयी, ये तमाम नारियां विद्वान नारियां कहा था। एक विस्पला नामक स्त्री है जो युद्ध क्षेत्र में भी युद्ध कार्य में भाग लेती है। इस तरह हम पाते हैं कि स्त्रियों का काफी सम्मान था। सब कुछ खुले वातावरण की उम्मीद करता है, लेकिन जाति पता नाम की उस वक्त कोई चीज नहीं थी। सबको अपने अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार था। एक ऋषि कहता है कि मैं कविता करता हूं, मेरी माता चक्की पीसती है और पिता बढ़ई का कार्य करते, यानी सभी स्वतंत्र थे। यानी कि सबको अपने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी। अंत में हम देखते हैं 10वें मंडल में पहली बार एक आता है जिक्र, वह आता है दिव्य पुरुष से, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। ब्राह्मणों मुख मासीद बाहु राजन्य कृत अरुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। यहां पर राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ब्राह्मण मुख से ब्राह्मण निकला, ब्राह्मण जो दिव्य पुरुष के, बाहु से क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ग का होता है, राजपूत का नहीं, जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र के।
लेकिन ये धुंधले प्रमाण है, एक बार ही मिलता है 10वें मंडल में, वो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है इस चीज का जिक्र। लेकर लेटर ऑन स्थिति कॉम्प्लिकेटेड होती गई और फिर गोत्र सिस्टम डेवलप हुआ, जहां एक कबीले के गाय को एक जगह रखा जाता है। गो जोड़ो अत्र, गो जमा अत्र, गो का मतलब गाय और अत्र का मतलब यहाँ। तो एक कबीले की गाय जहां रहने लगी तो गोत्र सिस्टम डेवलप हुआ, जो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं। और धीरे धीरे गोत्र सिस्टम इस तरह हावी हो गया कि एक गोत्र में शादी विवाह बंद हो गया, और वो परंपरा आज भी काम है। यानी कि दादा दादी और नाना नानी का गोत्र नहीं मिलना चाहिए, तभी शादी विवाह होते हैं। यज्ञों का संचालन होने लगा था। प्रारंभ में पूजा पाठ तो लोग घर में ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे कई पुरोहित होने लगे। होत्री, पोत्री, नेष्ठ, उद्गात, उदर्यु, ऐसे कई, यहाँ तक कि 16 पुरोहितों का भी हमें वर्णन मिलता है। यानी कि पूजा पाठ में कॉम्प्लिकेशन आने लगा और जाति प्रथा में बंटने लगे, क्योंकि पुरोहित लोग अपने पुत्र पौत्रों भतीजों को भी ज्ञान देते थे। तो इस वर्ग से एक अलग वर्ग बनता गया। क्षत्रिय लोग जो कि कबीले के लिए युद्ध करते थे, कबीले की रक्षा करते थे, वो लोग का अलग वर्ग बनता है। एक वैसे जो सैनिक वर्ग जो कहलाता था, वो अपनी पुत्री का विवाह किसी वीर के साथ या किसी सैनिक के साथ करना चाहता था। तो इस तरह समाज बनता गया और वैश्य ऐसे ही बनते गए, जो कि बिजनेस क्लास में लगे रह गए, वाणिज्य में, व्यापार में लगे, कृषि वर्ग में लगे रह गए। अब उनके पोशाक के बारे देखते हैं। ऊनी और सूती दोनों पहनते थे। इनके 3 पोशाक का वर्णन हमें मिलता है। वास, अधिवास और उत्तरीय। वास ऊपर के वस्त्र होते थे, पुरुषों या स्त्री। अधिवास इनर गारमेंट्स, जैसे बनियान वगैरह में पहनते हैं, इनर गारमेंट। और क्षमा कीजिए, अधिवास नीचे के वस्त्र, कमर के नीचे के वस्त्र को अधिवास कहते थे। इनर गारमेंट्स के लिए नीली शब्द का प्रयोग किया गया था। और एक उत्तरीय होता था जो शॉल की तरह या चादर की तरह होता था, उसका वो प्रयोग करते थे। और ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों का वर्णन मिलता है। ऑर्नामेंट्स पकी मिट्टी के, यहां तक कि स्वर्ण के भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। और नेकलेस यानी गले का हार, भुजबंद, बैंगल, वलय यानी कि रिंग, ये तमाम चीजें हम देखते हैं। स्त्रियां बालों में सुगंधित तेल भी लगाती थी, गजरा भी लगाती थी, वेणियां गूंथती थी और फंक्शंस पर, विशेष फंक्शन पर, जो किसी समारोह वगैरह होते थे घर में, परिवार में, विशेष रूप से सुसज्जित होती थी और इत्र जैसी खुशबूदार चीजें लगाया करती थी। उनका भोजन, प्रिय भोजन चावल था, जिसको व्रीहि कहा गया वेद में। घी माने घी था, घी और चावल खाते थे। उनका दूध प्रिय भोजन था। और एक टर्म बार बार यूज किया गया है, क्षीर पकी ओदकम। क्षीर का मतलब होता है दूध, पकी मतलब पकाया हुआ, ओदकम मतलब चावल। यानी दूध में अगर चावल पकाते हैं तो हम पाते हैं खीर बनता है, तो उसको उन लोगों ने क्या कहा, क्षीर पकी ओदकम। इसके अलावा दही भी खाते थे। एक अलग टर्म होता है अपूपा। अपूपा आधुनिक केक भी हो सकता है, स्पष्ट तो नहीं हमें, आधुनिक केक भी हो सकता है या मालपुआ भी हो सकता है। और मनोरंजन के दृष्टिकोण से वो बच्चों के मनोरंजन पर विशेष ध्यान देते थे और मिट्टी की, पकी मिट्टी की गाड़ियां बनाते थे। इसके अलावा कुश्ती लड़ते थे, मुर्गों की लड़ाई उन्हें पसंद थी। और उनके अलावा रथ दौड़, घुड़दौड़, इन सब चीजों का भी वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हमें चौपड़ नाम का वर्णन मिलता है, जो कि महाभारत में देखते हैं कि चौपड़ के दौरान ही वो पांडवों को वनवास जाना पड़ता है। तो संभवतः इस तरह का शतरंज या चौपड़ जैसी चीजें रही होंगी। और इस तरह आज हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।